जो बीजेपी की सरकार 9 साल से स्टेट में काम कर रही है, लेकिन महंगाई में और बेरोज़गारी में एक नंबर पे रही है। और सरकार से हर वर्ग, चाहे किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, महिला है, छात्र है, आम जनता हर तरह से बुरी तरह से पीड़ित है। और बेरोज़गारी की तो हालात ये है कि यहाँ पर हर जो बीए किए हुए स्टूडेंट है, बेरोज़गार हैं, वो 3 पे 1 आदमी को रोज़गार मिला हुआ है। और 24,80,000 बेरोज़गार हरियाणा में हैं। इसी प्रकार से यदि आप इस सरकार की नीतियों को देखोगे तो कहीं भी सरकार का जो पक्ष है, हर तरफ आंदोलन खड़े हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल मनमाने ढंग से चल रही है, जनता की सुनाई नहीं कर रही। और इसी वजह से आम जनता से परेशान है। और आम आदमी पार्टी जनता की परेशानी को देखते हुए आज पूरे प्रदेश भर में यदि कहीं कोई विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। और इस महंगाई, बेरोज़गारी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम 28 जून को एक ज्ञापन डीसी साहब को सौंपेंगे और 29 जून को हम एक बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे। क्योंकि आज यदि हम बात करें जो +2 के बच्चे और मैट्रिक के 19 लाख और 22,000 बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से बेरोज़गार है, उनके पास रोज़गार नहीं है। और सरकार आए दिन वादे करते नहीं थक रही कि हम इतने हरियाणा को 1 नंबर पे बना रहे हैं, लेकिन सही मायने में जात पात और धर्म की राजनीति करके और देश को, प्रदेश को डुबाने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका जो विकल्प है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही है। और आम आदमी पार्टी हर जनमानस के लिए जो संघर्ष पे लगी हुई है और हम ही इसका विकल्प है। आम आदमी पार्टी इसका विकल्प है। आम आदमी पार्टी आती है तो सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को उपलब्ध करवाने का काम करेगी। यदि समय रहते बीजेपी सरकार नहीं चेतती तो एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए उन्होंने तैयार रहना चाहिए। बाकी साथी रखेंगे। अभी हमारे प्रधान जी ने कहा कि आज के दिन जो खट्टर की नीतियां हैं, जो सीएम साहब हैं, खट्टर साहब हैं, उनकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही गलत है, जिससे हमारा हरियाणा है जो वो बहुत पीछे जा चुके हैं रोज़गार के मामले में भी। और महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और रोज़गार की रही बात है कि हर ग्रेजुएशन का बच्चा, जैसे टोटल 18,24,000 के करीब बेरोज़गार हैं ग्रेजुएशन वाले, और इसी तरह 19,22,000 के करीब 10वीं से 10+2 वाले बेरोज़गार हैं। और इसी तरह स्नातक भी जो है वो भी 6,02,000 के करीब हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बेरोज़गार हैं। और जैसे रही बात है स्वास्थ्य पे, तो जैसे टोटल 10,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है हरियाणा के अंदर, लेकिन उसमें से 4,000 पद ही भरे हुए हैं, 6,000 रिक्त पड़े हुए हैं। और महंगाई इतनी हो गई है कि आज गरीब का बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ उसको पैसे देने के होते नहीं और उसकी मौत के मुँह में जाना पड़ता है उसको। आज हमारी जो दिल्ली में सरकार आई उसकी वजह से आज जो गरीब आदमी को मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जैसे बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब फ्री मिल रही है। तो गरीब का जो अगर आज सहारा बनी है तो आम आदमी पार्टी बनी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो एजेंडा है, आज तक ऐसा एजेंडा और नीतियां किसी भी पार्टी ने नहीं बनाई। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि वे आने वाले टाइम में अगर रोज़गार लेना है या हमने शिक्षा सुविधा लेनी है, स्वास्थ्य सुविधा लेनी है, बिजली पानी की सुविधा लेनी है, तो हमने आम आदमी पार्टी की नीतियों को और आगे फैलाकर और आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाना है। इसी तरह आपने पीछे देखा अनेकों धरने हुए
और धरनों का रिजल्ट क्या रहा? किसान का धरना हुआ, पहलवान का हुआ, जवान का हुआ, सबका हुआ, सरपंचों का भी हुआ कि क्या मिला उनको? सिर्फ लाठी मिली और कुछ नहीं मिला उनको। जैसे किसान थे 700-800 शहीद हो गए हमारे किसान, लेकिन उनको रिजल्ट कुछ नहीं मिला, झूठ बोल के उनको उठा दिया गया। इसी तरह जवानों को 4 साल की नौकरी, 4 साल की कोई फौज में नौकरी होती है क्या? 4 साल के अंदर कोई नौकरी की ट्रेनिंग होती है? नौकरी तो मेरे ख्याल में कम से कम 15 साल तो होनी चाहिए। तो इसी तरह इन्होंने खट्टर सरकार की जो नीतियां हैं, मैं उनको बिल्कुल निरस्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने कोई भी अच्छी नीति नहीं बनाई। और दूसरी बात रही कि इनका नेता जो है वो चौथी पास है। तो ऐसे आदमी जो चौथी पास है, उनको कानून का ज्ञान ही नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, क्योंकि जहाँ भी संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से लोकतंत्र चलना चाहिए, संविधान चलना चाहिए, वो चल ही नहीं रहा। अब पीछे हमारे दिल्ली के अंदर एमसीडी का इलेक्शन हुआ, जब हमारे पास पूरे एमसीडी के पार्षद थे, तो फिर हमारे को वहाँ मेयर नहीं बनाने दिया जा रहा था। हमने कोर्ट का सहारा लिया, आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का सहारा लेकर वहाँ मेयर बनाया। इसी तरह अब पीछे हाउस में पास हुआ दिल्ली की विधानसभा में, और नौकरी की का प्रावधान देना और सभी मतलब विधानसभा का नियम में आती है, लेकिन एलजी वहाँ पर टांग डाले हैं। जबकि एलजी का काम ये नहीं होता, एलजी का काम सिर्फ सिफारिश करना होता है। अब उसमें भी अध्यादेश ला के दे दिया उन्होंने। तो ये हमारे को, आम आदमी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी है, काम करने नहीं दे रही। और लोगों ने पहले देख लिया कांग्रेस को भी। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस अगर अच्छी होती तो लोग बदल के भाजपा को नहीं बनाते। अब भाजपा को बदल के लोग दोबारा कांग्रेस को थोड़े ही बनाएंगे। वो आम आदमी पार्टी के एजेंडे से और नीतियों से प्रभावित हैं। हर जगह आज आम आदमी पार्टी की पहले दिल्ली में सरकार आई, फिर पंजाब में आई, फिर पंजाब में के बाद एमसीडी में दिल्ली आ गई। अब जो उपचुनाव था जलंधर का, वहाँ हमने 50 साल से जो कांग्रेस थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। आम आदमी पार्टी जो वोट ले रही है वो काम पर वोट ले रही है, न कि किसी और तरीके से झूठ बोल के वोट नहीं ले रही। और आम आदमी पार्टी एक वायदा ही नहीं करती, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है हर काम का। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे नेताजी आए हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ये भी अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार ना जवान हितैषी है, ना किसान हितैषी है और ना पहलवान हितैषी है। ये सरकार सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने जो वादे किए थे, मैं तथ्यों के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस सरकार ने किस प्रकार से वादे किए थे। और अभी बेरोज़गारी की मार हो, चाहे महंगाई की मार हो, किस प्रकार से लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए साथियों, प्रदेश के अंदर हमारे साथियों ने कुछ तो बता दिया है भाई किस प्रकार 3 के ऊपर 1 स्नातक नौकरी लगा हुआ है। इसी प्रकार प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी है, जो जहाँ पर 10,000 डॉक्टर होने चाहिए, सिर्फ 4,000 डॉक्टरों से काम चला जा रहा है। और प्रदेश में जो MD डॉक्टर हैं 241 पद हैं और 191 पद खाली हैं, सिर्फ 50 डॉक्टरों से काम चला जा रहा है। जहाँ पर उसी प्रकार महिला रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं 193 पद हैं हमारे पास और 98 पद खाली हैं 193 के अंदर। इसी के साथ साथ वहीं पर जो सर्जन हैं 143 पदों में से सिर्फ 68 पद खाली हैं। तो इसी प्रकार जो हरियाणा सरकार ने CET को लेकर खट्टर सरकार ने युवाओं के अंदर काफ़ी रोष है और गुस्सा भी है। पिछले 4 सालों से खट्टर सरकार ने जो CET की प्रक्रिया की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। सभी क्वालिफाई उम्मीदवार परीक्षा में बैठने का मौका दे सरकार। जैसे इन्होंने बोला था CET की कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपको दूसरी नौकरियों में सिर्फ 1 बार टेस्ट होगा, उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट का इन्हें प्रक्रिया की है। तो किस नियम के आधार पर ये 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है? भाई अभी इन्होंने दोबारा निकाला है भाई 4 गुना जो साथी हैं, टेस्ट तो बहुतों ने दिया था, सिर्फ 4 गुना साथियों को परीक्षा के अंदर इन्होंने एलिजिबल किया है। और HSSC आयोग हाई कोर्ट चुनौती देकर भर्ती को लटका दिया है। इसी के पीछे सरकार आयोग युवाओं को गलत
करने से नहीं रोक रही। जैसे सरकार के अंदर कोई भी HSSC के पेपर होते हैं, हरियाणा सरकार के भी जो पेपर होते हैं, कोई पेपर लीक हो जाता है, कभी सरकार कभी युवाओं को कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वो भर्तियाँ आज तक लटकी पड़ी हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, वहीं 1,80,000 पद खाली हैं, 13,000 से ज़्यादा पदों में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पिछले दिनों में खट्टर सरकार ने 13,000 पद तो ऐसे हैं, उनको नौकरियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने। तो देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला राज्य हरियाणा था, जो चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे फरीदाबाद की बात हो, हमारे पास इंडस्ट्रीज इतनी थी जो पूरे देश को रोज़गार देते थे। आज हमारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, और जेजेपी सरकार ने तो 75% युवाओं को रोज़गार देने की बात की थी। आप देख रहे हो कितने 75% रोज़गार युवाओं को दिया जा रहा है। इसी प्रकार साथियों, UPSC, HPSC सभी केंद्र में सरकार परीक्षाओं को 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है, जबकि खट्टर सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तानाशाही फैलाने में लागू कर युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जैसे हमारे साथियों ने बताया, 28 तारीख को जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में DC साहब को खट्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, और 29 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन करेंगे इसी के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। और हिसार में जो अब आज NDC और हाउस टैक्स के बारे में जो बन रहा है, इतना ज़बरदस्त जनता परेशान हो रही है, और वैसे यार पूरे हरियाणा में परेशान है। NDC आज सरकार ने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा महकमा बना दिया। एक छोटी सी मकान की NDC के 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तक रिश्वत ली जा रही है, और इतना बड़ा जनता, हिसार की जनता तो परेशान है, ना किसी की NOC बन रही, ना रजिस्ट्री आ रही है, ना NDC बन रही। तो ऐसे जो जनता के मुद्दे हैं, और पूरे हरियाणा की जनता ये NDC लाने से इतनी परेशान हो रही है। इस बार तो BJP को हरियाणा की जनता बदलाव चाह रही है पूरी तरह, और जनता चाह रही है कि इस बार BJP को बिल्कुल मुक्त हरियाणा करेगी, और आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे उठा रही है, और ज़रूर आम आदमी पार्टी की ही आने वाले समय में सरकार बनेगी। और जो हमारे आगे CET के पेपर के बारे में जो आज ये करी है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि भी सभी श्रेणियों में सरकार नहीं ले रही है, तो ये उमेश शर्मा जी बताएंगे। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसका जो मेन एजेंडा है वो CET है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सरकार ने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाला जिसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्न करता है, और सरकार ने कहा था कि हम लोग एक ऐसा टेस्ट निकाल रहे हैं कि इसमें जो भी बच्चा पास होगा उसके बाद में जो भी नौकरियां होगी वो डायरेक्टली एलिजिबल होगा उसके लिए। तो ये टेस्ट निकला, और 7,86,000 बच्चों ने ये पेपर दिया, जिसमें से 3,57,000 बच्चों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। आज 3,57,000 बच्चे का जो भविष्य है वो अधर में आ गया है, क्योंकि सरकार ने एक पॉलिसी निकाली, और वो पॉलिसी क्या थी कि जितनी भी हम लोग नौकरियां निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि 13,000 सरकार नौकरी निकालती है, तो 4 गुना जो बच्चे हैं वो ही इस पेपर के लिए बैठ पाएंगे। यानी कि 13,000 नौकरी निकली तो 52,000 बच्चे ही बैठ पाएंगे, लेकिन पेपर क्वालिफाई किया 3,57,000 बच्चों ने। तो जो 3 लाख बच्चे उनका क्या? सरकार का ये जो साजिश है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की गई है कि सरकार के सामने, बच्चों के सामने कोई विकल्प ना बचे, और ये सारे बच्चे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। जैसे ही ये दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये प्रक्रिया अधर में अटक जाएगी, स्टे लग जाएगा, और ये जो 1 साल पड़ा है सरकार को नौकरियां नहीं देनी पड़ेगी। तो आज जो युवा हरियाणा के अंदर बड़ी मुश्किल से 7.5 लाख लोगों ने पेपर दिया, पेपर के लिए भी पैसे लगते हैं, सरकार ने पहले पैसे ले लिया, वादा किया जो पेपर पास करेगा वो सीधा नौकरी के पेपर के लिए एलिजिबल होगा, आज वो चीज़ छीन ली गई है। और किस प्रदेश के अंदर? हम लोग हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है, नंबर 1, जिसके अंदर जितने भी ये दावे कर लें, लेकिन ये भारत सरकार का आंकड़ा है। जब भी आंकड़ा निकल के आता है 32-33% जो आंकड़ा आता है, हरियाणा नंबर 1 कर जाता है। हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। जहां पे इतनी ज्यादा बड़ी दुर्दशा है युवाओं की, वहां पे ये जो CET का जो इन्होंने स्वयंभू, सबसे बड़ी बात तो अनपढ़ों की सरकार है,
इनका शिक्षा मंत्री भी अनपढ़, इनका मुख्यमंत्री भी अनपढ़। इनसे ये पूछने की बात है कि 4 गुना जो आंकड़ा ये लेके आए कि हम 4 गुना लेंगे, ये किस आधार पे लिया गया? आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी बात के ऊपर ये आंकड़ा नहीं लिया गया, लेकिन इन्होंने ले लिया। तो हम लोगों ने ये डिमांड किया, आज की जो पूरे हरियाणा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिला वाइज, उसमें ये मांग करते हैं कि ये जो तानाशाही पूर्वक रवैया है युवाओं के प्रति, इसको हटाया जाए। ये 4 गुना जो लेके आए हैं ये प्रक्रिया के अंदर, इसको हटाया जाए, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और हम लोग ये मांग करने के लिए आए हैं कि जो भी नौकरी निकले, क्योंकि आप देखो कि सीईटी तो बहुत छोटा पेपर है, यूपीएससी का पेपर हो, यूपीएससी जहां से आईएएस रिक्रूट होते हैं, वहां पे भी 10 गुना बच्चों को बैठने की इजाजत मिलती है। 4 गुना का क्या मतलब बनता है? और उस प्रदेश में जहां पे नंबर 1 है। और ये नंबर 1 क्यों है, उसकी हम लोगों ने भी अभी थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है सरकारी स्कूलों के अंदर। आज अगर हम लोगों ने ये मांग की है, 28 तारीख को हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो ज्ञापन देंगे डीसी को, और उसके बाद में 29 तारीख को हम लोग पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं आप इस पर पूछ सकते हैं। सभी प्रतिनिधियों से मेरा एक सवाल है, ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, तो पार्टी हाईकमान के लेवल पर इस सवाल को किस नज़रिए से देख रही है? हमारी पंजाब में सरकार आई है, एक तो जो ओपीएस का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरफ तो जो हमारे एमएलए हैं, एमपी है, वो 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार जितनी बार बनते हैं उतनी ही बार उनकी पेंशन बढ़ती है। इसमें सबसे पहले पंजाब सरकार ने पहल करते हुए पहले 1 नंबर पे फैसला किया कि कोई भी एमएलए एमपी होगा उसको एक ही पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही जो सरकार चलते हुए 1 मिनट में उन्होंने फैसला ले लिया कि कर्मचारी वर्ग को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो हमारी जहाँ जहाँ सरकारें आएगी वहाँ ओपीएस को हम हर तरह से हमारी सरकार लागू करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार लागू करेगी। क्योंकि आज जो एक कर्मचारी है वो सारी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा रहता है, और जब वो काम करने लायक नहीं होता तो 58 साल में उसको रिटायर कर दिया जाता है। और एक बार कोई एमएलए और एमपी बनता है उसको तो पेंशन लागू की जाएगी और कर्मचारी की काट ली जाती है। ये फैसला कोई इसमें जो सरकार है, बीजेपी भी दोषी है और कांग्रेस भी दोषी है। दोनों सरकारों ने मिलके इस पेंशन को ख़त्म करने का काम किया था, और आम आदमी पार्टी ने इसको अपने एजेंडे में लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार जहाँ जहाँ भी बनेगी वहाँ हम पेंशन का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा। सर, आप रोजगार का ये बात कर रहे हो, रोजगार की जहाँ भी आपकी सरकार है कहीं भी आपने निजीकरण को नहीं रोका है, वही आपकी सरकार भी लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, फिर रोजगार कहाँ से दोगे? हरियाणा में भी आपकी सरकार आ जाती है तो कहाँ आपके कार्यक्रम में लिखा है कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे और जो प्राइवेट हुआ है उसको वापस सरकारी करेंगे? नहीं, देखो, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, आज जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी तरह से पूरे देश में फैल हो रही है। और ऐसा नहीं है कि वो दवाइयों के पैसे किसी प्रदेश में नहीं आ रहे, लेकिन वो भ्रष्टाचार के जरिए जो गरीब को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो एक राजनीतिक लोग और बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी जेब में वो पैसा भ्रष्टाचार के जरिए चला जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी है, जैसे ही दिल्ली में सरकार आई उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले और उसमें दवाइयों का प्रबंध किया, डॉक्टरों का प्रबंध किया, और उनको हर तरह से, चाहे टेस्ट भी फ्री हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का जो इलाज है दिल्ली की सरकार आम जन का फ्री में कर रही है। और बल्कि यहाँ अभी साथी रख रहे थे बात कि यहाँ जनता के हिसाब से 10,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन 4,000 डॉक्टरों से ही सरकार काम करवा रही है और 6,000 पोस्ट खाली है। और इसके बाद बीजेपी दावा कर रही है कि हम सबसे अच्छी सेवाएं जो चिकित्सा है हम दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का हमने आयुष्मान कार्ड बना रखा है। वो कार्ड तो ज़रूर बना रखा है, लेकिन सही मायने में जिसके पास 2 व्हीलर है
वो इलाज नहीं करवा सकता, जिसके घर में फ्रीज है वो इलाज नहीं करवा सकता, जिसकी 9,000 रुपये से साल में बिल ज़्यादा भरते हैं वो इलाज नहीं करवा सकता। इसका मतलब वो सारी शर्तें उस गरीब आदमी के ऊपर थोप दी गई कि ये तो बिल्कुल किसी भी सूरत में किसी पे लागू नहीं होता। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने एकदम से दिल्ली में यदि कहीं कोई इलाज नहीं हो पाता तो वो पहुंचते हैं। सवाल ये है, क्या निजीकरण की पॉलिसी के खिलाफ आप वापस सरकारी करोगे? ऐसा आपके ऐसा ही तो हो रहा है, या पंजाब में ऐसा हुआ? ऐसा ही तो कर रहे हैं ना। अब मान लो जो सरकारी स्कूल है, हरियाणा में तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कांग्रेस ने भी किए और बीजेपी भी, जिसके लिए आंदोलन चले, और दिल्ली में और पंजाब में सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। और शिक्षा एक अहम मुद्दा है। जो व्यक्ति जिस देश में प्रदेश में शिक्षित होगा उसको ऑटोमेटिक हर चीज़ में वो अव्वल भी होगा और उसको रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। और ये सरकारी है। प्राइवेट को अब जैसे दिल्ली में आप देखोगे 4.5 लाख बच्चे नाम कटवा के सरकारी में दाखिला ले रहे हैं। इसका मतलब निजीकरण को छोड़ के और सरकारी की तरफ आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी पूरा ध्यान दें। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। जैसे पंजाब के अंदर 29,000 रोजगार दिए गए सरकारी 1 साल के अंदर। आपके आंकड़ों के आधार पे हम लोग बात करते हैं। 2 तरह के रोजगार होते हैं, एक सरकारी रोजगार होते हैं और एक आपने बोला निजीकरण। निजीकरण तो बेसिकली किसी भी देश के अंदर प्राइवेट कंपनीज भी लगेंगी, सारी चीज़ें लगेंगी। हमारा सरकार का जो काम होता है उनको सारी सुख सुविधाएं उनको एक स्टेप पे दिलवाएं, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। अगर किसी भी व्यापारी को भ्रष्टाचार मुक्त एक प्रशासन दे दिया जाए, उसको दर दर धक्के ना खाने पड़े, उसको सारी जगह पे चीज़ें एक जगह पे मिल जाएं, तो निजीकरण पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोजगार उत्पन्न होते हैं। दूसरी जो सरकारी नौकरियों की बात रही कि 29,000 हम लोगों ने 1 साल में दे दिए, और अभी 5-6 दिन पहले न्यूज़ आई है 14,500 जो सरकारी जो कर्मचारी थे, जो कच्चे थे, जो शिक्षक थे, कच्चे शिक्षक बोलते हैं जिसे, ठीक है, उनको पक्का कर दिया गया है। यहाँ पे हरियाणा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न किससे पूछा गया? मनोहर लाल खट्टर जी से। उनसे पूछा गया कि ये जो कच्चे शिक्षक हैं ये मांग कर रहे हैं पक्का करवा दो, इन्हें पक्का करवा दो। उससे कंवरपाल गुर्जर जी से तो ये बोला, उन्होंने बोला, जवाब दिया कि हमारे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है, हमें नहीं पता इस चीज़ का कि ये पक्के हो सकते हैं, पंजाब ने करके दिखा दिया है। तो रोजगार जो है वो नीयत से होंगे। अगर सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो रोजगार कहाँ से होगा? ठीक है, तो हम दोनों चीजें देख रहे हैं। सर आपने प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हो, आपकी पॉलिसी है, आपने बोला ये। मैं अगला सवाल ये कि जहाँ आज कह रही बीजेपी की पार्टी बात नहीं करती है, लाठी कर दी मार दी है, कांग्रेस ने भी लाठीचार्ज किया लोगों पे। कांग्रेस की जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जीरा का आंदोलन देखा, जीरा शराब फैक्ट्री का, दूसरे किसानों के आंदोलन देखे, वहाँ भी लाठीचार्ज पंजाब में हुआ, भयंकर तरीके से हुआ। ऐसे ही दिल्ली में भी आंगनबाड़ी वालों के साथ जो व्यवहार हुआ, वो अपना न्यूनतम वेतन जो मांग रहे थे उनके साथ भी व्यवहार देखा। मैं ये पूछ रहा हूँ, हरियाणा में आपकी पॉलिसी क्या रहेगी? आंगनबाड़ी के लिए, आशा वर्कर के लिए, मिड डे मील के लिए, चौकीदार के लिए, इनके लिए आपकी पॉलिसी क्या रहेगी हरियाणा के संदर्भ में, भविष्य में? सर आपसे मेरा सवाल, जो भी आप कर्मचारी बता भी रहे। देखो, इसमें एक तो मैं सीधी से बात यही रख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आप प्राइवेट की बात कर रहे हो, वहाँ दिल्ली में और पंजाब में हर तरह से सरकारी का समर्थन आम आदमी पार्टी कर रही है। और जो चीज़ प्राइवेट हाथों में लगातार जो बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जो निजी हाथों में जो संपत्ति सौंप रही थी, धीरे धीरे करके, चाहे वो स्कूल की बात आ गई, चाहे महिलाओं को फ्री यात्रा की बात आ गई, तो बसों की बात आ गई, हमने दिल्ली में बसें भी खरीदी और महिलाओं को है ना फ्री सफ़र भी करवाया। यही तो है कि हम मतलब है ना निजीकरण की तरफ ना जाके हम बिल्कुल सरकारीकरण की तरफ जा रहे हैं। और वो सरकारी सुविधाएं जो आम जनता को सुविधा देने की ज़रूरत है, उन सुविधाओं के ऊपर केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। दूसरा जो आंगनबाड़ी के हैं, आशा वर्कर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने जो कर्मचारी पक्के थे, रेगुलर थे, वो भर्ती बंद करके कौशल रोजगार योजना के तहत एक रोजगार दे रही है, और उसमें तनख्वाह मेरे ख्याल में अच्छे BA MA B.Ed करे बड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 रुपये वो तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो आशा वर्कर है, चाहे आंगनबाड़ी है, उनको समय के अनुसार
जैसे ही हमारी सरकार आएगी उसके ऊपर है ना मिल बैठ के बात करके सही मैंने ना उनका जो हक और अधिकार बनता है वो पूरी तरह से दिया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लाठी और गोली की सरकार नहीं है। और यहाँ आज आप देखोगे किसान कोई चुनाव आता है तो वादे करते हैं, और आज केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार एक ऐसी है जो कहती है वो करती है, जो नहीं करना चाहती वो उसके ऊपर वो वादा भी नहीं करती। और उसी का नतीजा है आज जो पूरा प्रदेश देश जो माननीय केजरीवाल की नीतियों के ऊपर विश्वास कर रहा है, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा फ्री भी करेंगे और बढ़िया स्कूल देंगे और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देंगे। आज दिल्ली में भी पंजाब में भी सरकारी स्कूल बढ़ रहे हैं और बच्चे प्राइवेट से उठ के न और सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रही है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो एक व्यक्ति जो खाना खाने में भी रोटी खाने में भी उसको दिक्कत आ रही है, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो इलाज के लिए मर रहा है, यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएगा तो कम से कम 1 लाख रुपए तो उसने जाने से पहले जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन माननीय केजरीवाल की जो सरकार है वो विद गारंटी किसी चाहे वो 1 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे तो उसका सरकार देगी, न कि मतलब है ना उससे जेब से देना पड़ेंगे। इस प्रकार की जो जोरदार सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस हिसाब से एक मतलब गरीब को भी यदि इसी प्रकार से जो पहले नियम और कानून अंग्रेजों के थे उस हिसाब से चलते रहे तो गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक इतनी बढ़िया और अच्छी पॉलिसी लाके जो शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया, चिकित्सा का मौलिक अधिकार दिया, उसके ऊपर है ना केजरीवाल सरकार काम कर रही है। तो देशवासियों को भी पूरा भरोसा होता जा रहा है कि आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में वो कहते हैं कि बोले एक बार सरकार वो आएगी, एक बार वो आएगी, और लोग कहते थे हमारे पास विकल्प नहीं है। माननीय केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को वोट डालने का एक विकल्प दे दिया। और आज जिस प्रकार से सरकार आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है, यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी और जनता को मिलने वाली वो सभी मूलभूत सुविधाएं उनके लिए उनको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। आज बीजेपी सरकार में जो वादे किए किसानों से, वादे किए कर्मचारियों से, वादे किए प्राइवेट न करने के, बसें खरीदने के, लेकिन जब भी कोई भी कैटेगरी अपना वादा याद दिलाती है तो लाठियाँ बांधी जाती है, गोलियां चलाई जाती है, किसानों को जेलों में डाला जाता है। तो इस प्रकार का काम आम आदमी पार्टी ना करके बल्कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जन सुविधाएं जुटाने का काम करे। फिर महाराज जी हिसार के अंदर सिटी बसें बंद हो चुकी है, इस पर क्या? अच्छा, इस पे जो सिटी बसें बंद हुई है, हम इन सिटी बसों का भी उस समय विरोध कर रहे थे कि भाई आप सरकारी बसें चलाओ, प्राइवेट बसें ना चलाओ। और सरकार कह रही थी कि नहीं हम प्राइवेट चलाएंगे क्योंकि बोले हम जनता को सुविधा दे रहे हैं। आज जब वो प्राइवेट वालों को पता लगा कि वो जो उनको परमिट दिए वो भी चोर रास्ते से दिए, और यही बात हम कह रहे थे, आंदोलनों में कहते थे, जब हम कहते थे हमारे ऊपर लाठियां बांधी जाती थी। लेकिन आज हकीकत है ना सामने आ गई। और इससे पहले जब रोडवेज के कर्मचारियों ने 18 दिन हड़ताल करी, बड़ा आंदोलन किया, और उसमें हम कह रहे थे कि भाई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और वो जांच विजिलेंस को अपनी यहाँ की जो बीजेपी की सरकार है उसी के अधिकारियों ने जांच करी, और जो हम कह रहे थे वो सही निकला और जो सरकार कह रही थी वो झूठ निकला। लेकिन उन अधिकारियों के, पॉलिटिशियनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ कानून सिर्फ और सिर्फ है ना गरीब आदमी के ऊपर थोपने के लिए बनाए जाते हैं, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। इसके आप अनेकों उदाहरण देख सकते हैं। सरकारी बस चालू करवाने के लिए लड़ोगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, या उन्हीं जो बस चल रही थी उनके लिए लड़ोगे? नहीं, तो इससे आपका क्या रहेगा? देखो, हमारा तो जो स्टैंड है वो जिस प्रकार से अब दिल्ली में जो डीटीसी की बसें खरीदी, इसका मतलब क्या है कि आम आदमी पार्टी प्राइवेट को नहीं, क्योंकि प्राइवेट बसों में जो जिस प्रकार से कांड हुए, जो पंजाब में भी कांड हुआ, दिल्ली में भी हुआ, उससे सबक लेते हुए तभी तो दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तभी तो वहाँ अपनी सरकारी बसें खरीद के और उनको सुविधा दी। इसी प्रकार से यहाँ भी सरकारी बसें भी खरीदी जाएगी और वो सभी सुविधाएं
जो दिल्ली में दे रहे हैं, जैसे महिलाओं को फ्री यात्रा करवाने की बात है, वो हरियाणा में भी होगी। और माननीय केजरीवाल जी ने तो एक झज्जर में बस चला भी दी थी कि हरियाणा की महिलाओं को भी है ना ये सुविधा मैं देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की खट्टर सरकार ने उस बस को बंद करवा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो केजरीवाल जी हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं और करेंगे। हिसार का दूरदर्शन का मामला ठंडा पड़ता जा रहा है। नहीं, ठंडा नहीं, सही मायने में जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं, वो चौधरी देवीलाल की स्मृति में वो दूरदर्शन केंद्र हिसार की जनता को सौंपा था, लेकिन उन्हीं के पोते जो कि सरकार में दूसरे नंबर का पद रखते हैं और चौधरी देवीलाल के बेटे जो कृषि मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन है ना, हम लोग दूरदर्शन केंद्र के लिए पूरी तरह से आवाज़ उठा रहे हैं और आज भी वो आंदोलन जारी है जिसका हम लगातार समर्थन कर रहे हैं। और हमारी सरकार आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, दूरदर्शन केंद्र यहीं रहेगा। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दल गठबंधन कर रहे हैं। आपका एक मुख्यमंत्री उस मीटिंग में जाते हैं, केजरीवाल जी मिल गए, क्या रुख आप लोगों का? देखो ऐसा है, वो तो जो भी फैसला हाईकमान करेगी, फैसला उन्होंने करना है और ये सवाल तो उन्हीं से पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, आज की जो बीजेपी सरकार है ये देश में जिस प्रकार की नीतियां लेके आ रही है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। और उसमें अपने जो विचारों के मतभेद है उनको भुला के देश के लिए सभी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होती है तो वो अच्छा एक कदम होगा। नहीं, उसमें दोनों गए थे मुख्यमंत्री, आपको